नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में विधानमंडल टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। जी हाँ, विधानमंडल टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे, मतलब राज्य विधानमंडल। फाइनली इसके आर्टिकल अपने कंप्लीट हो गए थे 168 से लेके 212 तक, ये अपने कंप्लीट हो गए। तो क्या राज्य विधानमंडल टॉपिक पूरा हो गया? आर्टिकल तो पूरे हो गए, लेकिन क्या राज्य विधानमंडल टॉपिक पूरा हो गया? नहीं, राज्य विधानमंडल टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। इसी में राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया और नियम, राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, उसके लिए क्या क्या नियम है, ये बनाए गए। याद करो, मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था 208। कौन सा? 208। इसमें स्पष्ट बताया था मैंने आपको कि विधानमंडल का प्रत्येक सदन, भले वो विधानसभा हो या विधान परिषद, विधानमंडल का प्रत्येक सदन, विधानमंडल का प्रत्येक सदन, किसका? विधानमंडल का प्रत्येक सदन है, वो अपनी कार्रवाई संचालित करने के लिए नियम बना सकता है। विधानमंडल का प्रत्येक सदन है, वो अपनी कार्रवाई संचालित करने के लिए क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। ये बात किस आर्टिकल में लिखी थी? 208 में। किसमें लिखी थी? 208 में लिखी थी। कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम हैं? सब लोग आनंद मंगल हो? बढ़िया चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक? चलिए, ये तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें राज्य विधान की प्रक्रिया और नियम, ये आज अपन पढ़ेंगे कि अपनी विधानसभा की कार्यवाही कैसे संचालित होती है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि अभी जो आरएस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है मैया पाठशाला ऐप पर, आरएस की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है मैया पाठशाला ऐप पर, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो आप फिर मैसेज करके कहते हो कि सर ये आपने टेस्ट सीरीज है कि अपनी टेस्ट सीरीज है क्या? किसने बनाई मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो आप ये सोचो कि राहुल सर सोल्व कराएंगे या राहुल सर टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आरएस की टेस्ट सीरीज में जो अभी लॉन्च हुई है, कल का आप फिर फोन मैसेज करके कहोगे राहुल सर हमने तो आपके भरोसे ली थी। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स तो मैं चला रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है 3rd पेपर का, वो तो मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग मैं ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो मेरे द्वारा प्रायोजित नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है वो मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, और नहीं मैं उसमें कोई सॉल्यूशन कराने वाला हूं। क्लियर? तो ये 2 डाउट्स थे, विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपने लॉन्च किए तो हम ले लें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस, ठीक है, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च नहीं किए, ठीक है, और इनमें मेरा कोई रोल नहीं रहने वाला है। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत सारे मैसेज आ गए थे मेरे पास। आर्थिक समीक्षा के डाटा को कैलाश जी अपडेट कर दिया जाएगा। 5-7 दिन रुक जाओ, आर्थिक समीक्षा के सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। आर्थिक समीक्षा के सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है कैलाश जी? चिंता मत करो। जिन्होंने राजस्थान जीके कोर्स ले रखा है उसमें आर्थिक समीक्षा उसको अपडेट करा देंगे। मेरे द्वारा ये टेस्ट सीरीज आयोजित नहीं है, और मैं टेस्ट सीरीज अभी, ठीक है, आयोजित भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिम्मेदारियां नहीं ले सकता, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स का भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। फिर जब भरोसा टूटता है तो स्टूडेंट्स क्या क्या बोलते हैं जानते हो आप, ठीक है? तो अभी मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूं, फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन नहीं करा पाऊं, क्योंकि जब तक वीडियो सॉल्यूशन नहीं होता टेस्ट सीरीज में कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि व्याख्या से क्या मतलब है? व्याख्या तो आप बुक में भी पढ़ लोगे। मैंने 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज कराई थी, याद करो, 3rd ग्रेड की कराई थी व्याख्या, वीडियो सॉल्यूशन दिया था आपको, और वीडियो सॉल्यूशन में तो आपको तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो किसी ने मैंने 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की मेरी टेस्ट सीरीज ली है, तो उनको पता कि टेस्ट सीरीज कैसे मैनेज की जाती है, वीडियो सॉल्यूशन। अब केवल व्याख्या से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। सर राजस्थान पॉलिटी का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, लास्ट वाला सिर्फ पीडीएफ अपलोड, वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, अभी करवा देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? करवा देंगे, टेक्निकल टीम से बोल के करवा देंगे। चले फिर पढ़े अपन। राज्य विधानमंडल राज्य विधान की प्रक्रिया
राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया एवं नियम। बताओ, राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया, संचालन एवं नियम। प्रक्रिया, संचालन एवं नियम। राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया, संचालन एवं नियम। कॉम्बो वाले में आर्थिक समीक्षा, जो कॉम्बो वाला है उसमें भी आर्थिक समीक्षा अपलोड कर देंगे, चिंता मत करो। ओल्ड ही पढ़ना, आपको पढ़ना पुराना ही है, आरएस प्री के लिए, इन सब के लिए पुराना ही पढ़ना है, लेकिन नया क्या पढ़ना है, स्थिति विस्तार, संभागीय व्यवस्था और मोटी मोटी चीजें, जो 19 जिले बने वो आप पढ़ लेना थोड़ा, बाकी पुराना ही पढ़ना है। लेकिन एक 3-4% तो नए आएंगे, डेफिनेटली 3-4% नए आएंगे, क्योंकि जो पेपर अब बनेगा तो डेफिनेटली 3-4% नए आएंगे। पहले तो ये बताओ, ये नियम बने कब थे? ये एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि ये नियम बने कब थे? 1956 में बने थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा गया है, आप पुराने पेपर उठा के देखो कि राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया संचालन के नियम कब बने थे? तो 1956 में बने थे। कब बने थे? 1956 में बने थे। ये आप बात याद रखें, 1956 में बने थे। अब यदि बात करें इसी में, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या अपन? इसमें पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा। यह हमारी प्रक्रिया है, विधानसभा की कार्रवाई कैसे कैसे चलती है। प्रश्नकाल कितना बजे होता है? सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, 12 से लेकर 1 बजे तक शून्यकाल होता है, 1 से 2:30 बजे तक लंच होता है, ठीक है, और 2:30 से लेकर 5 बजे तक कार्रवाई चलती है, यानी चर्चा होती है, कार्रवाई चलती है, विधायी प्रक्रिया चलती है, और 5 से लेकर 5:30 तक आधे घंटे की चर्चा होती है। आधे घंटे की क्या होती है? चर्चा होती है। प्रश्नकाल 11 से, देखिए 10:30 बजे अपनी विधानसभा खुलती है, 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2:30 बजे तक लंच, 2:30 से 5 जो प्रक्रिया चलती है, ठीक है, विधायी प्रक्रिया, पूरा ही लिख देता हूं, वैसे मैंने बता दिया। 2:30 से 5 अपनी विधायी प्रक्रिया चलती है, जिसमें कानून वानून बनते, और उसके बाद 5 से 5:30 आधे घंटे की चर्चा होती है। अब आप समझेंगे, प्रश्नकाल में भी 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नकाल में भी 3 प्रकार के, एक होता है तारांकित प्रश्न, जिसपे तारा स्टार लगा होता है, एक होता है अतारांकित प्रश्न, और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। तो प्रश्नकाल में भी 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। फिर इसमें पढ़ेंगे विभिन्न प्रस्ताव, विभिन्न प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, विभिन्न प्रस्ताव में जैसे अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, विश्वास, अविश्वास, स्थगन, ध्यान आकर्षण, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये अलग अलग प्रस्ताव होते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे समितियां, फिर पढ़ेंगे समितियां। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी। अभी आशीष दुबे कह रहे हैं कि सर मैंने पॉलिटिकल साइंस की दोनों किताबें खरीद ली है, बहुत अच्छी लगी। देखिए पॉलिटी उससे बाहर नहीं आएगा आरएस प्री में। जिस दिन आरएस प्री का एग्जाम होगा मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा, ठीक है। एक भी पर्सन देखिए 99% अपनी पॉलिटी के दोनों बुक्स में ऐसा आ जाएंगे, पॉलिटी के पर्सन 99%। इसलिए 2 बुक्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पॉलिटी में।
उन्हीं को बार बार पढ़ो, उन्हीं को बार बार पढ़ो। नेक्स्ट, तीसरा इसमें क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे इसमें विभिन्न समितियां, विभिन्न समितियां, जैसे वित्तीय समितियां। अभी समितियां कितनी है? 25 है, पहले 22 होती थी, अब 25 है विभिन्न समितियां। 4 वित्तीय समितियां हैं, 4 वित्तीय समितियां हैं। फिर यदि आपसे पूछेंगे 21, 20 अन्य समितियां हैं और एक समिति निष्क्रिय है, यानी उसका गठन ही नहीं हो रखा है, निष्क्रिय है, काम नहीं करी अभी। टोटल समितियां पहले 22 थी, अब 25 समितियां होंगी टोटल। पहले 22 थी, इस बार सर ये कहां मिलेगा? ये विधानसभा के साइट पे मिल जाएगा पूरा का पूरा 25 समितियां आपको। इंडिया और राजस्थान पॉलिटी के मिला के 20 से 25% आते हैं आरएस में, 20 से लेके 25% आते हैं। और जिसने 60-70% कर लिए उसका प्री निकल जाता है, तो 20-25 तो पॉलिटी के आते हैं और 10-12 आर्थिक समीक्षा के आ जाते हैं। 15 के समथिंग करंट अफेयर्स आता है और 15-20 ही ज्योग्राफी आती है। तो बताओ, मोटे मोटे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भी निकल जाएगा। चलिए, तो राज्य विधान की देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे मैथ नहीं आती। मैथ में कितने भी पर्सन आ जाए, मेरे तो 0 ही आते हैं, ठीक है, कितने भी पर्सन आ जाए। लेकिन पिछली बार मैंने आपको मेरी मार्कशीट शेयर की थी टेलीग्राम पे, आरएस प्री में 138 नंबर है, मैथ नहीं आती। तो जिसको मैथ नहीं आती डरना नहीं है, सर मुझे मैथ नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, मैथ नहीं आती रीजनिंग के प्रश्न कर लो, कोई एक तो करोगे, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, किसी को 1-2 सब्जेक्ट नहीं आता, चलो मुझे मैथ नहीं आती, आपको मैथ आती है, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हिस्ट्री नहीं आती, ठीक है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी पढ़ता हूं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाता हूं, इंडिया में एंशिएंट मिडाइन पढ़ के नहीं जाता हूं। 2-2 पर्सन आते हैं, क्या पढ़े, इससे 4% मॉडर्न का आएंगे, उनको पढ़ लो। तो एक प्लान होना चाहिए आपका कि कैसे प्री निकाला जा सकता है। प्री तो एक केवल क्वालिफाई एग्जाम है, फाइनली मेरिट आरएस तो आप मेन से ही बनेंगे, आरएस मेन से ही बनेंगे। चलिए, तो ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। विधानमंडल की, वैसे ये टॉपिक काफी लंबा खिंच गया, 12 लेक्चर हो चुके हैं इसके, ये 13वां लेक्चर है। ये कौन सा? 13वां लेक्चर है। तो विधानमंडल की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम मैं आपको बताता जाऊंगा कहां से प्रश्न। ये नियम बने कब थे? 1956 में बने थे, ये ध्यान रखना। ये नियम कब बने थे? 1956 में बने थे। कब बने थे? 1956 में बने थे। हाँ, 70 गर्ल्स का आराम से 70 क्वेश्चन में हो जाएगा। 70 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं आप? लगभग 90+ नंबर आराम से हो जाएगा। 85 से 90 के बीच आरएस प्री की मेरिट रहनी है, 85 से 90 के बीच बॉयज की इतनी रहनी है, गर्ल्स की तो और कम रहेगी। चलिए, तो विधान की प्रक्रियाओं कार्य संचालन संबंधी नियम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये नियम कब बनाए थे? 1956 में बनाए थे। सबसे पहला होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कब से होता है? तो 11 से लेके 12 बजे के बीच, ये प्रश्नकाल का पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल कितने बजे शुरू होता है? 11 से लेके 12 बजे के बीच प्रश्नकाल होता है। 10:30 बजे विधानसभा खुलती है, 11 से लेके 12 के बीच हमारा प्रश्नकाल होता है। तो पहली कार्रवाई कौन सी होती है? कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। 11 से 12 ये कार्रवाई का पहला घंटा होता है। क्लियर? जिसमें सर साइंस से हूं, कोई उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। साइंस का होगा तो बायोलॉजी के अच्छे पर्सन कर पाओगे, जो लोग नहीं कर पाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का एक आएगा तो भी करोगे। साइंस टेक्नोलॉजी वाले करोगे, नैनोटेक, डिफेंस टेक, बायोटेक्नोलॉजी। मैं खुद साइंस से हूं, फिर भी इतने नंबर आए ना, तो आ सकते हैं। साइंस से हूं फिर भी देखो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ह्यूमैनिटी या कह सकते हैं जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, कल्चर है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं साइंस के होते हुए, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो बताओ प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है? 11 से 12। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न की सूचना किसको देनी पड़ेगी? सचिव को लिखित में सूचना दी जाती है, सचिव को लिखित में। तो प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है? 11 से लेके 12 बजे तो होता है, 11 से 12
प्रश्नकाल होता है। बताओ, प्रश्न पूछने के लिए सचिव को लिखित में सूचना देनी होती है, सचिव को लिखित में सूचना देनी होती है, सचिव को लिखित में क्या देनी होती है? सूचना। यदि आपको प्रश्न पूछना है तो सचिव को लिखित में सूचना देनी होती है। और जिस मंत्री से आप प्रश्न पूछोगे उस मंत्री के बारे में लिखना पड़ेगा कि मुझे गृह मंत्री से पूछना है, वित्त मंत्री से पूछना है। ठीक है, यूपीएससी में मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बार ज्योग्राफी और एक बार पॉलिटी रहे। यूपीएससी में मैंने बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी में मैंने साइंस का सब्जेक्ट स्ट्रीम नहीं चुना, इसलिए मेरी आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट इतने साउंड है। मेरा एक बार ज्योग्राफी एक बार पॉलिटी रहा, इसलिए ज्योग्राफी पॉलिटी मेरा साउंड है, क्योंकि मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन उसी की सीखी थी। चलिए, तो बताओ, आज से प्रश्नकाल का टाइम 11 से 12 है। इसमें सचिव को प्रश्न पूछने से पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है, और जिस मंत्री से पूछना है उस मंत्री का जिक्र करना होता है कि हमें इस मंत्री से प्रश्न पूछना है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नकाल में कितने? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तारांकित, जिसपे स्टार लगा होता है। आप कई बार स्टार लगाते हो, स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट, स्टार का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है अनस्टार्ड, जिसपे स्टार नहीं लगा होता, अनस्टार्ड। ये स्टार्ड होता है यानी स्टार लगा हुआ था, इसमें अनस्टार, और ये अल्प सूचना। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे जो प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न। तारांकित प्रश्न, ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बताओ, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। इनका उत्तर कैसे दिया जाएगा? मौखिक। इनका उत्तर मौखिक में दिया जाएगा। आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा और मैंने आपको मौखिक में आंसर दिया, तो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो आप क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आवाज बहुत अटक आ रही है। हाँ मीना जी, क्या हुआ? अटक अटक के आ रही है? यूट्यूब पे क्लास चल रही है ना अपनी? यूट्यूब पे क्लास, रोज क्लास होती है 8 बजे, हैं? यूट्यूब पे रोज 8 बजे क्लास होती है। तो तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। कौन सा? मौखिक दिया जाता है। हाँ, रोज डेली क्लास होती है इस यूट्यूब चैनल पे, जीके पॉइंट राहुल, जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इस पे होती है जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल। इस पे डेली 8 बजे क्लास होती है, शाम को डेली 8 बजे जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल। अब यदि आपसे कोई पूछ ले इनका उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। तो इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक। तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। संतुष्ट नहीं है तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, राजस्थान पॉलिटी भी लगाएंगे उसमें। राजस्थान पॉलिटी की विधानमंडल तक हो रखी है, वो देख लेना। विधानमंडल का अगला पार्ट जल्दी लेके आएंगे। विधानमंडल जैसे ही पूरा हो जाएगा, विधानमंडल के 2 पार्ट और लेके आएंगे। फिर यदि बात करें अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड, विधानमंडल कल अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो जैसे ही कल या परसों पूरा हो जाएगा उसके बाद 2-3 क्लासें और लेके आएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि विधानमंडल की शायद 3 क्लासें तो हो गई, 3 क्लास और लेके आएंगे उसमें। अतारांकित जिसपे स्टार ही नहीं लगा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इनका उत्तर लिखित में नहीं दिया जाता है। इसका उत्तर मौखिक में दिया जाता है, लेकिन इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है। इसका उत्तर कैसे? लिखित में। मैंने कहा कि आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा और मैंने इसका आंसर आपको मौखिक नहीं देके घर भिजवा दिया आपके, तो फिर वापस थोड़ी भेजोगे आप। ठीक है, तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि उत्तर लिखित में घर भिजवाया जाता है, तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, यानी क्रॉस क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, क्योंकि लिखित में आंसर दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न, ये 14 दिन की पूर्व सूचना देके, 14 दिन की पूर्व सूचना। ठीक है, तो बताओ प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल 10 से 11 के बीच होता है और उसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे तारांकित प्रश्न। कौन सा? तारांकित प्रश्न। जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए होता है। यानी 10 से 11
पहला घंटा यानी 11 से लेकर 12 बजे तक, 11 से लेकर 12 बजे तक, यह आपका तारांकित प्रश्नों के लिए होता है, यानी प्रश्नकाल में शामिल है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक रूप से दिया जाता है। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इनके संबंध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न है, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। किसको? सचिव को। भाई तारांकित प्रश्न पूछना है। बहुत तेज आ रही है आवाज, बहुत तेज आ रही है, थोड़ा मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो कम कर लो। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन? 14 दिन पहले सूचना सचिव को देनी पड़ती है। कोई भी सदस्य ऐसे सत्र के दौरान जिसमें राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, यदि बजट के संबंध में जो अनुदान की मांग है, बजट आता है किसमें? 202 में। अनुदान की मांग आती है 203 में। अनुदान की मांग पर चर्चा करनी है, यदि अनुदान की मांग पर चर्चा करनी है तो एक दिन में अधिकतम 40 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, वो तारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। लेकिन यदि बजट सत्र के अलावा अन्य सत्र में वो अधिकतम 10 प्रश्नों की सूचना दे सकता है। कहने का मतलब क्या है? यदि बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, कौन सा? बजट सत्र चल रहा है और उसमें अनुदान की मांग पर चर्चा हो रही है, तो एक व्यक्ति अधिकतम 40 तारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। ठीक है। लेकिन यदि बजट सत्र के अलावा कोई अन्य सत्र चल रहा है, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र, तो वो 10 ही दे सकता है, 10 तारांकित प्रश्नों। तो बजट सत्र में 40 तारांकित प्रश्नों की सूचना दे सकता है और अन्य सत्र में 10 तारांकित प्रश्नों की सूचना दे सकता है। क्लियर? परीक्षा प्रश्न पत्र यूट्यूब चैनल कब तक आएगा? क्या पूछ रहे हैं आप? आशीष दुबे, राजस्थान लोक प्रशासन सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र यूट्यूब चैनल कब तक आएगा? आरएस प्री यूट्यूब चैनल, ये क्या है? या आरएस प्री की यूट्यूब पर कक्षाएं कब तक आएगी? क्या पूछना चाह रहे हैं बताओ। बिलाई आयरन, ये आपको मुझे पर्सनल भेज देना। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। ये कहाँ से आया? ज्योग्राफी में उद्योग टॉपिक से आया। कहाँ से? उद्योग से। कौन कौन से प्लांट कहाँ लगे? चलिए नेक्स्ट। एक ही सदस्य द्वारा किसी एक दिन, एक ही सदस्य द्वारा किसी एक दिन 2 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर देने हो तो प्रश्नों की सूची में, यानी एक सदस्य एक दिन में, एक सदस्य एक दिन में कितने? 2 ही तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। एक दिन में 2 ही पूछ सकता है और बजट सत्र में 40 और अन्य सत्र में 10 की सूचना दे सकता है। कोई प्रश्न तारांकित है या नहीं, तारांकित है या अतारांकित, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई प्रश्न तारांकित है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा। एक दिन में कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। एक दिन में कम से कम कितने प्रश्नों पर? 12 प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न जिन पे स्टार नहीं लगा होता है, जिन पे तारा नहीं लगा होता, वो अतारांकित है। इनका उत्तर कैसे दिया जाता है? लिखित में दिया जाता है। उनका तारांकित का मौखिक दिया जाता था, इनका लिखित में दिया जाता था। उनमें पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। और तारांकित प्रश्न पूछने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी थी। अतारांकित प्रश्न पूछना है तो भी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। बजट सत्र में अधिकतम कितने बताओ? 60। बजट सत्र चल रहा है तो अधिकतम 60 और अन्य सत्र चल रहा है तो 20 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। याद करो तारांकित में क्या था? तारांकित में यदि बजट सत्र चलता था, तारांकित में बजट सत्र चलता था तो 40, अदरवाइज 10। और अतारांकित में यदि बजट सत्र चल रहा तो 60, अदरवाइज 20 प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं। प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत सत्र काल में, यानी एक सत्र में, एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सरकार 30 दिन की अवधि में सीधा सदस्य के घर भिजवा देगी, क्योंकि इसका आंसर कैसे दिया जाता है? लिखित दिया जाता है। इसका आंसर कैसे? लिखित। तो सदस्य के घर सरकार 30 दिन के अंदर आंसर भिजवा देगी। यदि किसी ने पूछा है तो 30 दिन के अंदर लिखित में आंसर उसके घर भिजवा दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर सीधा सदस्य को भिजवा दिया जाएगा और उस उत्तर की एक प्रति विधानसभा को भी भेजी जाएगी। ठीक है। तो मान लीजिए मेरे से प्रश्न पूछा, अतारांकित प्रश्न, मैं मंत्री हूं, गृह मंत्री, और मेरे से प्रश्न पूछा, तो मैं उसका आंसर लिखवा के उस जिस एमएलए ने पूछा है उसके घर भिजवा दूंगा और एक विधानसभा में कॉपी जमा करवा दूंगा, क्योंकि अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाता है। तीसरा, अल्प सूचना प्रश्न। कौन सा बताओ? अल्प सूचना प्रश्न।
लोक महत्व के विषय के संबंध में, यानी ऐसा कोई विषय जो पब्लिक इंपोर्टेंस का है, लोक महत्व का है, तो कोई प्रश्न पूरे 14 दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकता है। मैंने कहा तारांकित प्रश्न पूछने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी होती है, अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए भी 14 दिन पहले सूचना देती है। लेकिन यदि अल्प सूचना प्रश्न पूछना है तो 14 दिन की कोई जरूरी नहीं है, 14 दिन से पहले भी दी जा सकती है सूचना। ठीक है, 14 दिन पहले, तो कोई प्रश्न पूरे 14 दिन से कम की सूचना पर, वहां कम से कम 14 दिन पहले सूचना, या 8 दिन की सूचना दे सकते हैं, 9 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, कितने भी दिन की पहले सूचना देके पूछ सकते हैं, क्योंकि अल्प सूचना है। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, अतारांकित के लिए भी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। लेकिन इसके 14 दिन से कम की, 14 दिन से कम 8 की हो सकती है, 7 की होगी, 6 की हो, कितनी हो सकता है। हाँ, प्रश्न काल रोज होता है 11 से 12। इनका उत्तर कैसे दिया जाता है? अल्प सूचना प्रश्न में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। जैसे तारांकित प्रश्न का भी मौखिक देते थे, इनका भी मौखिक दिया जाता है। प्रश्न काल के बाद होता है शून्यकाल। प्रश्न के बाद क्या होता है? शून्यकाल। प्रश्न काल 11 से क्या था? 12। शून्यकाल 12 से लेके 1, 12 से लेके 1। सामान्यतः प्रश्न काल के बाद क्या होता है? शून्यकाल होता है। प्रश्न काल होता पहले, उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच शून्यकाल का समय। तो प्रश्न काल के बाद कौन सा काल होता है? प्रश्न के बाद शून्यकाल। प्रश्न काल 11 से 12, ये 12 से 1। इसे शून्यकाल क्यों कहा जाता है? शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कौन सा सदस्य प्रश्न पूछेगा। कोई भी सदस्य खड़े होकर किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जूते चप्पल चलते हैं या सबसे ज्यादा हाथापाई होती है ना, तो वो शून्यकाल में होती है। कोई भी खड़ा होकर किसी से भी प्रश्न पूछने लग जाता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कहता रहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो शून्यकाल सबसे, आपको तो वो टाइम होता है जो टीवी में आपको दिखाया जाता है। शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता। पहले से कोई विषय निर्धारित नहीं होता कि मुझे किस मंत्री से क्या पूछना, पहले से निर्धारित नहीं होता, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना दिए कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। ध्यान रखना, बिना कोई पूर्व सूचना दिए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए। याद करो, वहां 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी तारांकित अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए। यानी प्रश्न काल में प्रश्न पूछने के लिए सूचना देनी पड़ती है 14 दिन पहले, लेकिन शून्य काल में प्रश्न पूछने के लिए पहले सूचना देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो शून्य काल में प्रश्न पूछने के लिए कोई सूचना नहीं देनी है, जब चाहे खड़े होकर किसी से भी प्रश्न पूछ लो। हाँ, प्रश्न काल में प्रश्न पूछने के लिए 14 दिन पहले सूचना, लेकिन शून्य काल में प्रश्न पूछने के लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती, जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक समझे। यानी कोई भी प्रश्न खड़ा होकर पूछ सकता है। शून्य काल में सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर दिया जाता है। शून्य काल में सभी को समान मौका दिया जाता है बोलने का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बहस यही होती है। यह शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन, भारत की देन हो सकती भाई, ऐसा काम, ठीक है, जो बहस वाला हो वो भारतीयों की देन हो सकती, तो ये भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है। शून्यकाल भारत से ही शुरू हुआ, ये मीडिया ने नाम दिया था शून्यकाल। इसको नाम 12 बजे से शुरू होता है, इसलिए मीडिया ने इसका नाम शून्यकाल दिया था। किसने दिया? मीडिया ने। शून्यकाल का उल्लेख संसदीय कार्यवाही में नहीं है। मैंने कहा ना, संसदीय कार्यवाही मीडिया की देन है। किसकी देन है बताओ? ये शून्यकाल किसकी देन है? मीडिया की देन है। किसकी देन है? मीडिया की देन है। 12 बज गए, ठीक है, तो बहस होने वाली है। क्या होने वाली? बहस होने। तो ये मीडिया की देन है। किसकी देन है बताओ? मीडिया की देन है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये मीडिया की देन है, ये संसदीय प्रक्रिया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ शून्यकाल, यदि हमने बात करी शून्यकाल की, वैसा बाद में करता हूं। शून्यकाल मीडिया की देन है। किसकी देन है? मीडिया की देन है। अब है आधे घंटे की चर्चा। कौन सी? आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा की यदि बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक के अंतिम आधे घंटे में ऐसे लोक महत्व के विषय पर, मान लीजिए कोई प्रश्न काल में कोई, मान लीजिए प्रश्न काल चल रहा था 1 घंटे 11 से 12 बज गए, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ मामला। शून्यकाल में कोई बहस चल रही थी, वो पूरी नहीं हुई, तो उसको यहां उठाया जाता है। उसके लिए आधा घंटा और दिया जाता है। तो आधे घंटे की चर्चा का मतलब क्या है? कोई तारांकित प्रश्न रह गया, कोई अतारांकित प्रश्न है, या कोई अल्प सूचना प्रश्न है, यानी इसको बोलते हैं प्रश्न काल। प्रश्न काल का कोई विषय रह चुका है, वो पूरा नहीं हुआ था उस टाइम, तो उसके उत्तर का किसी विषय के संबंध में विशदीकरण आवश्यक है। यानी उस समय उसका टाइम पूरा हो गया था, लेकिन वो विषय पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको आधे घंटे और दिया जाएगा। कब? बाद में दिया जाएगा, शाम को 5 से लेकर 5:30 के बीच। अदरवाइज 5 बजे छुट्टी हो जाती, कभी कभी ये मामला रह जाता है तो 5:30 तक चलता है। 5 से 5:30 आधा घंटा और दिया जाता है। यदि कोई लोक महत्व का विषय उस पर चर्चा कराने के लिए नियत किया जाता है। हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न, यानी इनमें से कोई सी
इसमें मौखिक प्रश्न होता है, इसमें लिखित आंसर दिया जाता है। उससे रिलेटेड कोई मामला रह गया तो उस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाती है। कोई सदस्य आधे घंटे की चर्चा में कोई विषय उठाना चाहे तो उसके लिए 3 दिन पूर्व सूचना सचिव को लिखित में देनी होगी। वो बताएगा कि मेरा उस दिन वो मामला आधा रह गया था, ठीक है, वो मामला मेरा आधा रह गया था, तो आज मुझे वो मामला उठाना है, तो इसके लिए वो 3 दिन पहले सूचना देगा। सर जी आपकी एसआई ट्रेनिंग कब शुरू होगी? बताओ कब शुरू होगी? कह तो रहे हैं कि अगले महीने शुरू हो जाएगी, सितंबर में, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूं कि आरएस का इंटरव्यू 4थे चरण में शायद अपना आ जाएगा नंबर, ठीक है, तो इंटरव्यू होने के बाद ट्रेनिंग शुरू हो, ठीक है, तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन देखते हैं सरकार कब ज्वाइनिंग आदेश जारी करती है। तो आधे घंटे की चर्चा में विषय, तो 3 दिन आधे घंटे की चर्चा में यदि कोई प्रश्न उठाना है तो 3 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, 3 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। हाँ, वहां तारांकित प्रश्न के लिए 14 दिन पहले, अतारांकित के लिए 14 दिन, ठीक है, लेकिन अल्प सूचना के लिए 3 दिन, सॉरी आधे घंटे की चर्चा के लिए 3 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। तो यहां पूछ सकते हैं आधे घंटे की चर्चा के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? 3 दिन। और उस विषय का कारण बताना आवश्यक है जो चर्चा में उठाएगा। भाई आधे घंटे की चर्चा में क्या उठाएंगे, उसका कारण बताया जाएगा कि हम आधे घंटे की चर्चा में ये उठाएंगे, ये मामला उठाएंगे। परंतु यह भी कि सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने जाके कह दिया, मैं कोई मंत्री हूं। बिल्कुल जरूर से कहेंगे सुरेंद्र जी। तो जब हम मान लीजिए कोई मंत्री है और मंत्री कहते नहीं मुझे आधे घंटे की चर्चा में कुछ बोलना है, तो वो अकेला उससे कहने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ उसके सपोर्ट में, समर्थन में कम से कम 2 अन्य सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, केवल अकेले से नहीं, उसके समर्थन में कम से कम 2 लोग होने भी तो चाहिए विधानसभा के, ठीक है, वो उसका सपोर्ट करने चाहिए। तो 3 दिन आधे घंटे की चर्चा के लिए 3 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? सचिव को, और उसके समर्थन के लिए 2 अन्य सदस्यों के सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, ये हो गया अपने प्रश्नकाल, शून्यकाल और आधे घंटे की चर्चा। प्रश्नकाल हो गया, प्रश्नकाल में 3 प्रश्न हो गए, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना। उसके बाद शून्यकाल और आधे घंटे की चर्चा। अब आ जाते हैं विधानमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। विधानमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, कौन कौन से प्रस्ताव लाए? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, हमें आप में विश्वास नहीं है। अभी मोदी जी के विरुद्ध आया था, मोदी जी के विरुद्ध आया था, ठीक है, कांग्रेस लेके आई थी, हमें आप में विश्वास नहीं। कोई बात नहीं भाई, विश्वास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अविश्वास, तो इसका मतलब ये कौन लेके आता है? ये विपक्ष वाले लेके आते हैं। तो बताओ, अविश्वास प्रस्ताव, मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव, विश्वास, अविश्वास, हमें आप में विश्वास नहीं है, विश्वास का अभाव प्रकट करने वाला जो प्रस्ताव होता है उसको अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। बताओ, अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? निम्नलिखित के अधीन रहते हुए लाया, कब लाया जाता है? प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले मांगनी होगी। यानी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद, यानी प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल के बाद, और उस दिन का कार्य कब शुरू होता है? ठीक है, कार्य शुरू होता है 2:30 बजे वापस। क्यों? 10:30 बजे गेट खुलता है, एंट्री होती है, 11 से 12 चलता प्रश्नकाल, 12 से 1 चलता शून्यकाल, 1 से 2:30 तक चलता लंच, ठीक है, 2:30 से 5 तक चलता है, ठीक है, कार्य। तो उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ होने से पहले, इसका मतलब क्या है? प्रश्नकाल के तो बाद और कार्य सूची कार्य शुरू होने से पहले, इसका मतलब है ये शून्यकाल में बात होती है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव की बात कहां होगी? शून्यकाल में होगी, क्योंकि प्रश्नकाल के बाद होगी और कार्य सूची से पहले होगी, तो शून्यकाल में होगी। किस में होगी? शून्यकाल में होगी, ये कहना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे कोई पूछे अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? एग्जाम पूछते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जो अनुमति है वो कब अनुमति कब ली जाती है? प्रश्नकाल के बाद और उस दिन की कार्यसूची प्रारंभ करने से पहले। तो प्रश्नकाल के तो बाद और कार्यसूची की जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले, यानी प्रश्नकाल के बाद, यानी 12 बजे के बाद और 2:30 बजे से पहले, यानी शून्यकाल में अनुमति ली जाती है। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले, जिस दिन की बैठक शुरू होती है उससे पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव को देना होता है। मान लीजिए मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा हूं, तो मुझे उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले, बैठक कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे।
उससे पहले सचिव को मुझे सूचना देनी होगी। किसको? सचिव को सूचना। बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव को सूचना देनी होगी। यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार में कौन लेके आता? विपक्ष द्वारा लाया जाता है। सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए आया। किस नियम के तहत लाया जाता है? विधानसभा के नियम 132 के तहत विपक्ष लेके आता है और नियम 132 के तहत लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है, इसको विधान परिषद में नहीं ला सकते, केवल विधानसभा में लाया। सेंटर में लोकसभा में लाते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते, तो इसको केवल विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कुल सदस्य, कुल विधानसभा सीटों का 1/5। राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है? 200। 200 का 1/5 कितना होता है? 40 या 20%। तो 200 का 20% कितना होता है? 200 का 20% भी होता है 40। कितना होता है? 200 का 20% कितना होता है? 40। 200 का 20% कितना होता है? 40। 20% बोल दो, 20% बोल दो या 1/5 बोल दो, बात तो एक ही है। तो राजस्थान में कितना? 200 का 1/5 होता है 40, यानी तो 40 लोगों के कम से कम। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम, ये एग्जाम में पूछा गया, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल विधानसभा सीटों का कितना? 1/5 या 20% सदस्यों के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए, सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो बताओ 1/5 कितना? 200 का 1/5 होता है, राजस्थान में 40। हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, हर राज्य में अलग अलग। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव इंपॉर्टेंट लगा लिया, इसका हर पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो एक एक पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव ढेर बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/5 या 20%, यानी राजस्थान में 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने, नियम 132 के तहत लाया जाता है। विपक्ष लेके आता है। बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव को सूचना देनी होती है। किसके पास? सचिव की सूचना देनी होती है। और अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति कब ली जाती है? तो प्रश्नकाल के बाद ली जाती है, उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले ली जाती है, पहले ली जाती है। फिर यदि बात करें अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। क्यों? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आए। कौन लेके आए? विपक्ष। और विपक्ष वाले कोई प्रस्ताव लाए और वो पारित हो जाए, इसका ना सत्ता पक्ष का बहुमत नहीं है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा उसका कारण बताना आवश्यक नहीं है। हाँ, निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा उसका कारण बताया जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाएंगे उसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो गया तो वापस 6 माह तक नहीं लेके आ सकते। ऐसे नहीं आज रद्द हो गया तो कल वापस लेके आ जाएंगे, नहीं। एक बार अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो जाता है तो वापस 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लाया जाएगा जो अनुमति मांगने के दिन से पूरे 10 दिन से अधिक बाद का ना हो। यानी मेरा कहने का मतलब है, आज आपने अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति मांगी, आज आपने अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति मांगी, तो अनुमति मांगने के 10 दिन के अंदर अंदर लाया जाएगा। आज आपने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी, अनुमति मांगने के 10 दिन के भीतर लाया जाएगा, 10 दिन के भीतर लाया जाएगा। यदि आज आपने अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति मांग ली तो आज के 10 दिन के अंदर अंदर लाया जाएगा। जरूरी नहीं आज का आज लाए, 10 दिन के अंदर लाए। इसका मतलब ये पूरे 10 दिन से अधिक बाद का ना हो, अधिक बाद का ना हो, इसका मतलब पहले का हो। 10 दिन के अंदर अंदर आपको, ठीक है, आज अनुमति मांगी तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है। ध्यान रखना, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न लाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन होना चाहिए लोकसभा में। राजस्थान में ऐसा नहीं है, राजस्थान में 1/5 होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के नियम अलग होते हैं, विधानसभा के नियम अलग होते हैं। राजस्थान की विधानसभा में अब तक कितनी बार, तो राजस्थान की विधानसभा अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कितनी बार लाया गया? 13 बार लाया गया, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। पारित नहीं हुआ तो सरकार नहीं गिरेगी। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो सबसे पहले अक्टूबर 1952 में लाया गया था, ठीक है। यह मैंने पढ़ा दिया, मुख्यमंत्री टॉपिक में पढ़ाया। क्लास की आवाज आ रही है, वीडियो पॉज हो गया, वीडियो पॉज हो गया, ऐसा कैसे? हमारे यहां तो ठीक चल रहा है। बाकी साथियों के साथ बताओ, सुरेंद्र गोयल जी के अलावा और किसी के साथ इश्यू है? क्लास चल रही है या पॉज हो गया वीडियो? बाकी साथी बताओ, देखिए जो लाइव है। सही चल रही है, ठीक है। आप थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी देख लो सुरेंद्र जी। तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1952 में लाया था। किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध? टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध। यह आरएस में पूछा गया था। टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध लाया गया था। कौन लेके आए थे? उनके विरुद्ध कौन लेके आए थे? निर्दलीय उम्मीदवार थे इंद्रनाथ मोदी। निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रनाथ मोदी वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। तो सबसे पहले टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध आया था।
अब तक कितनी बार आ चुका? 13। 13 में सबसे पहले टीकाराम पालीवाल की काम चलाओ सरकार के विरुद्ध आया था। 13 में से सबसे ज्यादा 6 बार, 13 में से सबसे ज्यादा 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध आया। 13 में से सबसे ज्यादा 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाया गया। तो 13 बार लाया गया, सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाया गया। 13 में से 6 बार सबसे पहले टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया। और अंतिम और 13वीं बार, 13 बार लाए, अंतिम और 13वीं बार कब आया था? 1985 में हरदेव जोशी सरकार के विरुद्ध। तो अंतिम और 13वीं बार, ठीक है, हरदेव जोशी सरकार के विरुद्ध आया कब? तो पहली बार आया 1952 में, अंतिम बार आया 1985 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अब तक 13 बार आ गया, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ है। तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कौन सी विधानसभा में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव आए? तो तीसरी विधानसभा में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव आए। तीसरी विधानसभा में कितनी बार आए? 13 में से 5 बार तो तीसरी विधानसभा में आए। विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तीता होगी। इसका मतलब क्या है? यदि विश्वास प्रस्ताव भी आ जाए और यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाए और सत्ता वाले के हमारा विश्वास है, बहुमत है, विश्वास प्रस्ताव दोनों लेके आ जाए, तो किसको प्राथमिकता देगी? तो विश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता देंगे। यदि देखो, एक तो राहुल गांधी प्रस्ताव लेके आ जाए अविश्वास कि हमें विश्वास नहीं है, एक तो मोदी जी लेके आ जाए हमारा बहुमत है, तो विश्वास और अविश्वास दोनों आ जाए, तो किसको प्राथमिकता देंगे? विश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता देगी। तो विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तीता होगी यानी प्राथमिकता होगी। पहले विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये था अपना अविश्वास प्रस्ताव। यदि ये समझ में आ गया तो मान लो पूरा एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अविश्वास, देखिए जितने भी प्रस्ताव होते हैं उनमें 2 प्रस्ताव आज तक सबसे ज्यादा पूछे आरपीएससी ने, एक तो अविश्वास प्रस्ताव और एक स्थगन प्रस्ताव और एक कटौती प्रस्ताव। 3 प्रस्ताव आरपीएससी ने लाइन टू लाइन लगा दी हर एग्जाम में। एक दो आरएस में, असिस्टेंट प्रोफेसर में पुराने उठा के देख लो। स्थगन प्रस्ताव बार बार आता है, अविश्वास प्रस्ताव बार बार आता है और आपको पता है कटौती प्रस्ताव बार बार आता है। ये 3 प्रस्ताव आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी एक एक लाइन याद होनी चाहिए इनकी। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता? विपक्ष वाला। तो विश्वास कौन लेके आएगा कि हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है, ये सत्ता पक्ष वाले लेके आए। हमारा बहुमत है तो ये सत्ता पक्ष वाले लेके आते हैं। विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आते हैं? सत्ता पक्ष वाले आते हैं। इसका प्रावधान संविधान में नहीं है और नहीं ही विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में है, ठीक है। यह भारतीय संसदीय परंपरा की देन है। ध्यान रखना, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है, नियमों में भी नहीं है। ध्यान रखना, नियम में भी नहीं है। तो बताओ, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, नहीं विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम है, ठीक है। ये आपको ध्यान, ये भारतीय संसदीय परंपरा की देन है। यह प्रस्ताव कौन लेके आता? सत्ता पक्ष लेके आती है कि हमारा बहुमत है, सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आती है, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है और वो कहते हैं कि हमारा बहुमत है, तो वो बहुमत साबित करने के लिए लेके आते हैं। यह प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव भी विधानसभा में लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव भी विधानसभा में। फर्क कितना? वो विपक्ष लेके आती है या सत्ता पक्ष लेके आता है। यदि यह पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? सत्ता पक्ष लेके आती है और कोई सत्ता पक्ष प्रस्ताव लाए और वही पारित नहीं हो, इसका मतलब बहुमत नहीं है। यदि सत्ता पक्ष प्रस्ताव लेके आ रही है विश्वास प्रस्ताव और वही पारित नहीं हुआ तो सरकार तो गिरनी है। राजस्थान विधानसभा में अब तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव आया है? तो राजस्थान विधानसभा अब तक 5 बार, अविश्वास प्रस्ताव 13 बार आया और विश्वास प्रस्ताव 5 बार आया, ठीक है। लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी, क्यों? 5 बार, ठीक है, पारित हो गया था। यदि ये पारित नहीं होता तो सरकार गिरती, क्योंकि सत्ता पक्ष लेके आती, तो 5 के 5 बार पारित हो गया, इसलिए एक बार भी सरकार। तो अविश्वास प्रस्ताव 13 बार आए, लेकिन एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पारित होता सरकार गिर जाती। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता, पारित हो गया, सरकार गिर जाती। 13 बार लाए, एक बार भी सरकार नहीं गिरी, पारित नहीं हुआ। विश्वास प्रस्ताव 5 बार लाए, 5 बार पारित हो गया, क्योंकि ये पारित होने से सरकार नहीं गिरती, कि विश्वास प्रस्ताव है, ठीक है। सत्ता पक्ष लेके हाँ, ये पारित नहीं होता तो गिर जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव 13 बार आया, विश्वास प्रस्ताव 5 बार आया। 5 में से 3 बार तो भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध आ गया और 2 बार हरदेव जोशी, अशोक गहलोत जी के द्वारा लाए गए थे, खुद लेके आए थे, सत्ता पक्ष लेके आता है। तो बताओ, 3 बार भैरव सिंह शेखावत जी लेके आए थे, 2 बार अशोक गहलोत, टोटल 5 बार। विश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा कौन लेके आए? 5 में से 3 बार भैरव सिंह शेखावत। अविश्वास प्रस्ताव 13 में से 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे पहले आपको विश्वास प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1990 में भैरव सिंह शेखावत लेके आए थे, सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव लाए थे। अविश्वास प्रस्ताव पहले कब आया था? अक्टूबर 1952 में, ठीक है, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध। वो 1952 में आया था अविश्वास, ये पहली बार 1990 में आ रहा है।
वो अंतिम बार कब आया था? वो अंतिम बार, ठीक है, 1985 में हरदेव जोशी के विरुद्ध। और ये अंतिम बार कब आ रहा है? ठीक है, 14 अगस्त 2020 को, 14 अगस्त 2020 को अशोक गहलोत जी लेके आए थे, जब जैसलमेर चले गई थी सरकार, जैसलमेर, कुछ हरियाणा चले गई, कुछ जैसलमेर, तब लेके आए थे। तो अब तक 5 बार लाया, 3 बार बैरसिंह जी से कहा, 2 बार अशोक गहलोत जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एक तो अविश्वास प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, और एक स्थगन प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, और एक कटौती प्रस्ताव। ये 3 प्रस्ताव तो आपको रात को भी पूछे तो एक एक लाइन याद होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव, इस स्थगन का मतलब है यदि कोई मान लीजिए विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और मैं मान लीजिए अजमेर से एमएलए हूं, ठीक है, और विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, और मुझे मेरे गुप्त सूत्रों से या मेरे जो जनप्रतिनिधि है या मेरे जो लोकल लोग हैं वहां से कार्यकर्ताओं से पता चलता कि अजमेर में आपको पता है अजमेर में 50 लोगों ने आना सागर में कूद के जान दे दी, 50 लोगों ने। तो मैं विधानसभा में बैठा हूं, मेरे पास फोन आया, तो मैं तुरंत खड़ा होकर और उस विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव लेके आऊंगा, और उसमें मैं अपना उस मुद्दे को जो विशेष महत्व का है कि हमारे अजमेर में 50 लोगों की जान चली गई, उनकी सहायता की जाए, उनको बचाया जाए, उनके लिए परिवार के लिए कुछ किया जाए, वो मुद्दा मैं वहां उठाऊंगा, और जो चलती हुई कार्रवाई उसको स्थगित करूंगा, कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो चलती हुई कार्रवाई को स्थगित कराना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना। इस प्रस्ताव द्वारा ऐसे गंभीर विषय पर, नॉर्मल विषय नहीं, ऐसे गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये गंभीर विषय कि 50 लोगों ने आना सागर में जाके कूद के जान दे दी, तो ये गंभीर विषय, उस पर सदन का ध्यान आकर्षित कराया जाता है। तो गंभीर विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित कराया जाता है। जिन विषयों पर शीघ्र विचार न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यदि शीघ्र विचार नहीं हुआ उन पर तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो कोई गंभीर विषय है और उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करवाना है तो हमें स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कौन से नियम के तहत लाया जाता है? नियम 50 के तहत लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। अध्यक्ष यदि सहमत है तो ही लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लाया जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कुल विधानसभा सदस्यों के 1/10 सदस्यों के, और राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 200। 200 का 1/10 कितना होता है? 200 का 1/10 होता है 20। राजस्थान में कम से कम 20 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। तो स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए? 1/10। और राजस्थान में 200 का 1/10 कितना होता है? तो 20 सदस्यों के सिग्नेचर होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ होने के 2 घंटों के भीतर यदि वाद विवाद समाप्त ना होता है तो वो कार्रवाई ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और 2 घंटे बीत गए, कोई फाइनल निर्णय नहीं निकला, तो 2 घंटे बाद वो कार्रवाई ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। स्थगन प्रस्ताव पर मान लीजिए अभी 2 बजे कार्रवाई शुरू होती है और 2 बजे कार्रवाई शुरू होती है और 4 बजे तक कोई भी निर्णय नहीं निकलता है, ठीक है, वाद विवाद समाप्त नहीं होता है, कोई वाद विवाद समाप्त नहीं हो रहा है, तो वह ऑटोमेटिक ही सौते समाप्त हो जाएगा, समय नहीं हो जाएगा, सौते समाप्त हो जाएगा, सौते समाप्त हो जाएगा। ये एवं कोई प्रश्न नहीं रखा जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो 2 घंटे के टाइम होता है, 2 घंटे में वो अपने वाद विवाद कर सकते, 2 घंटे बाद वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व दी जाती है। पूर्व जिस दिन की प्रस्तावना, उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले दी जाती है। किसको दी जाती है? अध्यक्ष को दी जाएगी, संबंधित मंत्री को दी जाएगी और सचिव, इन तीनों को दी जाती है। तो स्थगन प्रस्ताव की सूचना जिस दिन की बैठक शुरू होती है उससे पहले अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और सचिव को दी जाती है। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है, स्थगन प्रस्ताव पर निर्बंधन, यह इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछते हैं। स्थगन प्रस्ताव में जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। एक बैठक में एक ही स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं ला सकते। तो एक बैठक में एक से ज्यादा स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते, एक ही ला सकते हैं। एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। यदि स्थगन प्रस्ताव लाया है, एक प्रस्ताव लाए तो उसमें एक ही विषय पर चर्चा होगी, एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं होगी, एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं होगी, ठीक है। और एक बैठक में एक ही प्रस्ताव रखा जाएगा, एक से ज्यादा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं होगी। यदि स्थगन प्रस्ताव आया तो एक ही विषय पर चर्चा, ऐसा नहीं 4 विषयों को साथ ही ले लिया, हमारे अजमेर में यही हो रहा है, नहीं, एक ही विषय पर चर्चा होगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा। यानी स्थगन प्रस्ताव है तो हाल ही में कोई लेटेस्ट घटित हुई है, गंभीर घटना घटित हुई, उसी पे होगा, बाकी पे नहीं होगा। यदि सॉरी कोई और विषय पर चर्चा रहे, ये बीच है,
लाया जाए तो 20 सदस्यों के हस्ताक्षर करा सकते हैं। प्लीज, इसका मतलब है यदि मान लीजिए आज कोई घटना घटित हुई, आज कोई घटना घटित हुई, अभी मैं विधानसभा में बैठा हूं और वहां कोई घटना घटित होगी, वहां क्या होगा, घटना घटित होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले अनुमति तो लूंगा। ऐसा नहीं मैं खड़ा होकर कह दिया नहीं स्थगित करो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। ये देखो, पहले सूचना दी जाएगी, क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, ठीक है, किसको, अध्यक्ष को, संबंधित मंत्री को, सचिव को, और फिर यदि वो यस कर देता है, ठीक है, अध्यक्ष यस कर देता है, ठीक है, कौन बताओ, अध्यक्ष यस कर देता है, अध्यक्ष यदि यस कर देता है तब मैं सिग्नेचर कराऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में विचार है, मैं विधानसभा कार्य में बैठा हाथ खड़ा कर लिया, मॉनिटर मालिक क्लास में होता है ना, अपन हाथ खड़ा कर लिया, सर ये प्रश्न बताओ, ऐसा नहीं, पूरा एक प्रोसेस है। यदि आप कोई इंपॉर्टेंट घटना घटित होगी, गंभीर विषय हो गया, तो पहले सूचना देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, फिर अध्यक्ष यस करेगा, अध्यक्ष क्या करेगा, यस करेगा, ठीक है, तब आगे की बात बनेगी। सरणी कुमारी जी समझ में आ गया? चलिए, प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी घटना तक होगा, हाल ही में किसी घटित घटना पे होगा, हाल ही में किसी घटित घटना पे होगा, पुरानी पे नहीं होगा। ऐसा नहीं 2 महीने पहले कोई घटना घटित हुई उस पे नहीं होगा। प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी, ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है, यानी जिसमें पहले चर्चा हो चुकी है उसी पे वापस चर्चा नहीं की जाएगी। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यानी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ठीक है, कि हमारे विशेषाधिकार का हनन हुआ है, ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रस्ताव किसी विषय के संबंध में नहीं होगा, प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में या क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय से अंतर्गत विचाराधीन हो। यदि कोई मामला न्यायालय में पेंडिंग चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, तो उसके मामले में आपको पता है स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि कोई मामला ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है तो उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जाएगी जो विचार के लिए पहले ही नियत, यानी पहले से फिक्स कर दिया कि इस विषय पर इतनी तारीख को विचार होगा, पहले से ही विचार के लिए फिक्स कर दिया, तो उस पर आपको तय स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जाएगा जो संविधान या नियमों को लिखित सूचना देकर अलग प्रस्ताव द्वारा उठाया जा सके, यानी संविधान में ऐसे कोई प्रश्न को शामिल नहीं करेंगे जो संविधान और नियमों को लिखित सूचना दे, अलग प्रस्ताव द्वारा ही उठाए। भाई अलग से जब उठा सकते हैं तो इसमें उठाने की जरूरत नहीं है, इसमें उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्थगन प्रस्ताव इंपॉर्टेंट लगाना, हर बात पूछी जाती है, मोस्टली यहां से पूछा जाता है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह हाल ही में किसी घटित घटना पर होता है, इसमें क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, वो गलती करवा नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। एक प्रस्ताव पर एक ही विषय पर चर्चा, एक प्रस्ताव पर एक ही विषय पर चर्चा होगी, ठीक है, और एक दिन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं ले, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कौन सा सही है गलत। और इंपोर्टेंट लगाना, स्थगन प्रस्ताव बहुत बार पूछा गया है। 8 दोबारा समझो, ये लो 8 समझा देते हैं। प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जाएगा जो संविधान या इन नियमों को लिखित सूचना देकर अलग प्रस्ताव द्वारा ही उठाए। जब मान लीजिए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि अलग प्रस्ताव देकर आप उसको उठा सकते हो, तो फिर यहां उठाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप अलग प्रस्ताव लाके भी, ठीक है, उस बात को रख सकते हैं, तो फिर उसमें स्थगन प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है, नियम है कि लिखित सूचना अलग से आप प्रस्ताव द्वारा ही उस मामले को उठा सकते हैं, तो फिर उस प्रस्ताव में उस प्रश्न को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। मनीषा नागर, आ गया समझ में? आ गया तो बता दो, फिर चले आगे। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसका ध्यान आकर्षित करने के लिए? सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। पहले ध्यान आकर्षित प्रस्ताव लाते थे, आजकल ध्यान आकर्षित नहीं, आजकल स्थगन है। ध्यान आकर्षित ज्यादा खतरनाक है या स्थगित ज्यादा खतरनाक है? कौन सा प्रस्ताव ज्यादा खतरनाक है? पहले ध्यान आकर्षण का मतलब है मैं सदन में खड़ा होकर कह दूंगा यहां यहां ऐसी घटना हुई, सदन का ध्यान आकर्षित कर लूंगा किसी लोक महत्व के विषय पर, इंपॉर्टेंट विषय पर। लेकिन ध्यान आकर्षित करने के बजाय मैं उस सदन को स्थगित कराऊं, रुकवाऊं और वो मुद्दा उठाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की जगह आजकल किसने, ठीक है, ध्यान आकर्षित करना, यानी सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना। सदन का कोई सदस्य किसी अविलंबीय, यानी जिसको डिले नहीं किया जा सकता, लोक महत्व, अविलंबीय लोक महत्व के विषय की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसमें संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है, मंत्री जी इस पे भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। परंतु इस हेतु सचिव को लिखित सूचना देनी पड़ती है, लेकिन अध्यक्ष स्वविवेक से किसी ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकता है, जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो। यदि कोई मामला जांच की प्रक्रिया चल रही है, मान लीजिए कहीं कोई घटना हो गई और उसमें पुलिस वहां की कार्रवाई नहीं कर रही, तो वहां का लोकल एमएलए
विधानसभा में खड़ा होकर कह सकता है, सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है कि गृह मंत्री जी आपकी पुलिस ये काम नहीं कर रही है, ठीक है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि बताओ कोई अविलंबनीय महत्व है, लोक महत्व का है, पब्लिक इंपोर्टेंस का विषय है, ठीक है, तो उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करवाया जा सकता है, ठीक है। सचिव को सूचना देनी पड़ेगी या अध्यक्ष सविवेक से भी उस मामले को उठाने की परमिशन दे सकता है। अनुज्ञा का मतलब होता है अनुमति देना, अनुज्ञा का मतलब अनुमति देना, अनुमति देना, यानी अध्यक्ष सविवेक से भी उस पर अनुमति दे सकता है, ऐसे मामले को उठाने के लिए अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट बात करें ध्यान आकर्षण प्रकरण। सामान्यतः एक बैठक में 2 से अधिक सूचनाएं, एक बैठक में 2 से अधिक सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बैठक में 2 सूचना स्वीकार हो सकती है, ध्यान आकर्षित करने वाली 2 सूचनाएं स्वीकार हो सकती है, 2 सूचनाएं ध्यान आकर्षित, 2 से ज्यादा एक ही बैठक में 2 से अधिक सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में 2 सूचनाएं शामिल हो सकती एक बैठक में, 2 से ज्यादा फिर तो कितना ध्यान आकर्षित करेंगे, ध्यान आकर्षित में रह जाएगा, फिर कार्रवाई कब होगी। किंतु 1 से अधिक ऐसी सूचनाओं को ग्रहण कर लेने की दिशा में उनकी सापेक्ष पूर्ववर्ती अध्यक्ष द्वारा के, मान लीजिए 1 से अधिक सूचनाएं आपने 1 से अधिक सूचनाओं को ग्रहण कर लिया। मैंने कहा एक बैठक में 2 सूचनाएं, 2 से अधिक सूचनाएं स्वीकार नहीं हो सकती, आपने 2 सूचनाएं स्वीकार कर ली। एक अजमेर का मामला है और एक जोधपुर का मामला है, 2 सूचनाएं स्वीकार कर ली, यानी 1 से अधिक कर ली। 1 से अधिक 2 कितनी होती, 2 1 से अधिक, तो 1 से अधिक सूचनाएं आपने स्वीकार कर ली। तो पहले कौन सा ध्यान आकर्षित करेगी, पहले किसको अनुमति देंगे, ये अध्यक्ष प्रायोरिटी के द्वारा डिसाइड, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी ये अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि पहला कौन सा मामला उठाया जाएगा, ये अध्यक्ष डिसाइड करेगा। अवधारित का मतलब है निर्धारित, निर्धारण अध्यक्ष द्वारा उसका निर्धारण किया जाएगा, अध्यक्ष द्वारा इसका निर्धारण किया जाए। अक्टूबर में होने के चांस थोड़े कम लग रहे हैं सुनील जी, अक्टूबर में होने के चांस, ठीक है, काफी कम लग रहे हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर में तो आरएस प्री का एग्जाम है जिसकी डेट आ गई, अक्टूबर में तो आरएस प्री का एग्जाम है जिसकी डेट आ गई, तो आरपीएससी ऑलमोस्ट लगभग यूं कह सकते हैं कि 40-45 दिन पहले तो डेट दे ही देती है, तो अभी थोड़ी संभावना थोड़ी कम लग रही है। नेक्स्ट है अल्पकालीन चर्चा। कौन सा प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, थोड़ी चर्चा करानी है। अल्पकालीन चर्चा अविलंबनीय जिसका विलंब नहीं कर सकते, लोक महत्व के विषय पर, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाए जाने वाले विषय का स्पष्ट या सुतथ्यात्मक उल्लेख सचिव को लिखित रूप से सूचना देकर करेगा। यानी कोई विषय अविलंबनीय लोक महत्व के, इस देखिए अल्पकालीन चर्चा में किसको उठाया जाता है, जो ज्यादा विलंब नहीं कर सकते, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोक महत्व का विषय, उसको उठाया जाता है। उसको उठाने वाला सदस्य सचिव को लिखित में सूचना देगा। लेकिन चर्चा का कारण सूचना में बताना होगा कि ऐसी क्या चर्चा करोगे आप, अल्पकालीन चर्चा का कारण उस सूचना में, जब सचिव को सूचना देगा ना, उस सूचना में बताना पड़ेगा। और सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों के द्वारा भी होना चाहिए, सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों द्वारा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अल्पकालीन चर्चा करानी है आपको, तो किस विषय पर कराएगी, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर। इसके लिए सचिव को लिखित में सूचना देनी है, सूचना का कारण भी बताने कि क्या चर्चा करेंगे, सूचना में उसको चर्चा का कारण बताना पड़ेगा, और उसके लिए कम से कम 2 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। ये सारी आपको एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चाओं के लिए सप्ताह में 2 बैठकें निर्धारित कर सकता है। अल्पकालीन चर्चा के लिए एक सप्ताह में, दिन में नहीं, सप्ताह में 2 बैठकें, सप्ताह में 2 बैठकें अल्पकालीन चर्चा की होगी। अल्पकालीन चर्चा 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ध्यान का अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में 2 बैठकें निर्धारित कर सकता है, कितनी, 2 बैठकें निर्धारित कर सकता है। तो ध्यान अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चा के लिए सप्ताह में 2 बैठक, एक सप्ताह में 2 बैठकें निर्धारित करेगा। और अल्पकालीन जो चर्चा वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। अल्पकालीन चर्चा के लिए सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न ही कोई वोटिंग होगी। अल्पकालीन चर्चा होगी ना, तो उस पर कोई प्रस्ताव भी नहीं हो, न कोई वोटिंग नहीं होगी। अल्पकालीन चर्चा पर कभी वोटिंग नहीं होती। लेकिन जिस सदस्य ने सूचना दी है वह संक्षिप्त अपना वक्तव्य रखेगा, ठीक है, और मंत्री थोड़े में उसका उत्तर देंगे। अल्पकालीन चर्चा का मतलब है कि यदि मैं मंत्री हूं और आप, मान लीजिए सुनील मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहा है अल्पकालीन चर्चा पे, सुनील उसमें अपना वक्तव्य देगा, जो सदस्य है वो सूचना के बारे में थोड़ा सा वक्तव्य देगा, ठीक है, और मंत्री उसको वापस उत्तर दे देगा। ये होती है अल्पकालीन चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें होंगी, ठीक है, उसमें वोटिंग नहीं होगी, उसमें मतदान नहीं होगा,
नहीं तो मतदान होगा, नहीं उस पर कोई औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कटौती प्रस्ताव। मैंने कहा 3 ही प्रस्ताव है जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस, ठीक है, और इस पे एसआई और फर्स्ट ग्रेड लेवल में, सेकंड ग्रेड लेवल में पूछती है। कटौती प्रस्ताव बार बार पूछ रही है, स्थगन प्रस्ताव बार बार, और अविश्वास प्रस्ताव बार बार। ऐसा नहीं बाकी नहीं पूछते, बाकी पूछते हैं, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो हमने अविश्वास प्रस्ताव कर लिया, स्थगन कर लिया, अब कटौती पे आ जाते हैं। कटौती का मतलब क्या है? मान लीजिए आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और आपके भाई ने 5,000 रुपए मांगे कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए, तो आपके अंकल का लड़का कहेगा नहीं मुझे तो 4,000 ही मिलते हैं, इसको 5 कैसे, इसके 1,000 रुपए की कटौती करो, मंथली इसको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जाता है, उसकी कटौती करो। तो सत्ता पक्ष जब बजट लाता है, ठीक है, तो अनुदान की मांगे रखता है, तो विपक्ष वाला कहता है इस बार बजट ज्यादा है, ठीक है, उसमें कटौती करो। विपक्ष लेके आएगा ये, और विपक्ष लेके आएगा और पारित हो गया तो फिर सरकार का त्यागपत्र देना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी कोई प्रस्ताव लाए और वित्त मंत्री जी कोई प्रस्ताव लाए, विपक्ष वाला विरोध करे उसका, और उसका विरोध सही साबित हो जाए, पारित हो जाए, तो फिर सरकार का बहुमत कहां है? तो कटौती पक्ष विपक्ष ही लेके आता है हमेशा। सरकार थोड़ी चाहती है, सरकार कटौती नहीं करना चाहती, सरकार तो बजट लेके आती है, हमने इतना का बजट बनाया 5 करोड़ का, विपक्ष कहेगा नहीं 4 करोड़ का ठीक है, ज्यादा बना दिया, ठीक है, और विपक्ष की बात पारित हो गई तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों में कटौती का प्रस्ताव, धन में कटौती, धन में किसकी बताओ? कटौती, तो है कटौती प्रस्ताव, उसे कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। कटौती प्रस्ताव बजट की बहस के दौरान लाया जाता है। जो कटौती प्रस्ताव है बजट की बहस के दौरान लाया जाता है, किसी विभाग की अनुदान की जो मांगे होती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। संसद या विधानसभा सरकार के व्यय पर निगरानी रखती है, सदस्य को कटौती प्रस्ताव लाने का अधिकार है। तो बजट पे जब बहस होती है ना, तब यह कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नीतिगत कटौती, जब 1 रुपए की राशि कम कर दी जाती है तो उसे बोलते हैं पॉलिसी कट, नीतिगत कटौती, 1 रुपए की राशि कम कर दी जाती है। और जब 100 रुपए की राशि कम कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं सांकेतिक कटौती, ठीक है, टोकन कट, ठीक है। और जब मांग की राशि की कमी फिक्स नहीं है कितनी भी, ठीक है, तो उसे अर्थगत बोलते हैं। तो जानना, विपक्ष कह दे कि नहीं 1 रुपया भी कम कर दो, 5 करोड़ का बजट लेके आए हो आप, 1 रुपया भी कम कर दो, तो विपक्ष की बात मान ली ना, 1 रुपया भी कम, तो विपक्ष ने कहा और वो पारित हो गया तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए, ठीक है, मांग की राशि घटाकर 1 कर दे कि 1 रुपया घटा दो, ठीक है, यह उस नीति के विरोध में होता है जो विभाग की मांगों से जुड़ी हो। नए उद्योग खोलने हैं तो अनुदान मांग की विरोध कोई पर्यावरण प्रेमी कर सकता है। भाई कहीं नया उद्योग खुल रहा है, ठीक है, तो पर्यावरण प्रेमी है कोई, कह सकते हैं पर्यावरणविद है, वो कह सकता नहीं वहां पर उद्योग लगने से पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ पौधे कटे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकता है इसका विरोध, तो वो भी ला सकता है। तो नीतिगत कटौती में मांग की राशि घटाकर कितनी कर दी जाती है? 1 रुपया, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थगत कटौती, जब मांग की राशि में उल्लेखित राशि की कमी की जाए, मांग की राशि में कह दिया कि 5,000 कम करना है और वो 5,000 कम हो जाए, 10,000 कम करना है वो 10,000 कम, जितनी मांग की राशि में उल्लेख किया गया है उतनी राशि कम कर दी जाए, ठीक है, तो उसे अर्थगत कटौती या इसी को बोलते हैं मित्यव्ययता कटौती, मित्यव्ययता कटौती कहा जाता है। जितनी कहा उतनी राशि कम हो गई। तीसरा टोकन कट, सांकेतिक कटौती, जब मांग की राशि में 100 रुपए की कमी कर दी जाए, ना 1 रुपए की कम, 1 रुपए की कमी कर दी जाए, नीतिगत कटौती, जितना मांगा उतना कम कर दिया जाए, ठीक है, तो अर्थगत कटौती, और 100 रुपए कम कर दिया जाए तो सांकेतिक कटौती, ठीक है। आमतौर पर सरकार की शिकायत या असंतोष दर्ज कराने के लिए जिसके लिए वे उत्तरदायी है, तो 100 रुपए की कटौती होती है इसमें असंतोष के लिए। यदि विधानसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो गया, सोचो कटौती प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। यदि विधानसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि कटौती प्रस्ताव विपक्ष वाला लाता है और वो पारित हो गया तो फिर सरकार को तो त्यागपत्र, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। कटौती प्रस्ताव कब कब स्वीकार किया जाता है, किन किन कंडीशन में कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, यह भी पूछा गया है। किन किन मामलों में कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है? मांग की राशि को कम करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कब कब? जब यह केवल एक मांग से संबंधित होगा, एक मांग से संबंधित होना चाहिए, तभी स्वीकार किया जाएगा निम्नलिखित शर्तों को यदि वो पूरा करता है। यदि कटौती प्रस्ताव एक मांग से संबंधित है, यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और इसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्य, अभिव्यक्ति, लांछन, विशेष, मानहानि कारक शब्द शामिल नहीं होंगे। यदि कि इसमें कोई लांछन नहीं लगाया गया है कि सत्ता पक्ष तो ऐसे है, ठीक है, मानहानि या व्यंग या कह सकते हैं
किसी प्रकार के तर्कों का प्रयोग ने शामिल नहीं है तो ही इसको शामिल करेंगे, यदि कटाक्ष किया गया तो फिर शामिल नहीं करेंगे। यह एक विशिष्ट मामले तक ही सीमित होना चाहिए। कटौती प्रस्ताव एक विशिष्ट मामले तक सीमित होना चाहिए जिसमें सटीक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यह किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर प्रतिबिंबित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, जिसके आचरण को केवल मूल प्रस्ताव द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, केवल मूल प्रस्ताव द्वारा चुनौती दी जा सकती है, बाकी नहीं दी जा सकती। ये मौजूदा कानून में संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं होगा। जान कटौती प्रस्ताव से मौजूदा कानून में संशोधन नहीं होगा। ऐसा नहीं कटौती प्रस्ताव लेके आगे तो वर्तमान में जो कानून है उनमें संशोधन या वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा उसका कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसे मामले का उल्लेख नहीं होगा जो प्राथमिक रूप से राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। भाई जो राज्य सरकार से संबंधित ही नहीं है उस मामले का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसमें वो राज्य के संचयी निधि पर भारित व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए। कटौती प्रस्ताव यदि राज्य के किसी व्यय का भार राज्य के संचयी निधि पर पड़ता है और उससे संबंधित है तो फिर वो स्वीकार नहीं होगा। उससे संबंधित नहीं होना चाहिए, उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। यह किसी मामले से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भी हिस्से में अधिकार क्षेत्र वाले कानून के न्यायालय का अधिनिर्णय के अधीन हो। यदि कोई मामला न्यायालय में पहले से पेंडिंग चल रहा है, यदि कोई न्यायालय में पहले से पेंडिंग चल रहा है तो उसका नहीं होगा इसमें। तो यदि कोई मामला न्यायालय में पेंडिंग चल रहा है तो उस पर कटौती प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता। इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते। कटौती प्रस्ताव में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते और जिस मामले पर चर्चा होगी है उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। और किसी मामले पे पूर्वानुमान नहीं लगा, ऐसा नहीं पूर्वानुमान लगा लिया, पूर्वानुमान लगा के कह दिया इतने रुपए की कटौती करो, पूर्वानुमान को शामिल नहीं करेंगे। तो ये कटौती प्रस्ताव की कुछ शर्तें थी। तो ये तीन ही प्रस्ताव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद कब? जब पहला सत्र शुरू होता है, जैसे बजट सत्र होता है पहला सत्र, उसमें भारत में भी देख लो, राष्ट्रपति बजट से एक दिन पूर्व दोनों सदनों को संबोधित करता है तो फिर प्रधानमंत्री आके उनको धन्यवाद देते हैं। सेम यहां अपने यहां बजट सत्र के दिन राज्यपाल आके सबको संबोधित करते हैं, फिर मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद देते हैं। वही बात है धन्यवाद प्रस्ताव। आम चुनाव के बाद नई सरकार जब बनती है या वर्ष का पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। उसके प्रारंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है जिसमें वह सरकार की नीतियां और उनके कार्यक्रमों को सांकेतिक उल्लेख करता है। राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण, राज्यपाल आके भाषण देता ना, उसके पश्चात राज्यपाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यपाल आके यहां पर बोल के गए इसलिए राज्यपाल का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो बताओ धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने का अर्थ है कि सरकार की नीतियों में सदन का विश्वास है, यानी सरकार का बहुमत है। तो धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? दो कंडीशन याद रखना। एक तो आम चुनाव के बाद जो पहली सरकार बनती है, आम चुनाव के बाद सरकार बनती है, उसमें पहली बैठक होती है, और एक बजट सत्र जब शुरू होता है उस समय धन्यवाद प्रस्ताव कौन लेके आता है? सत्ता पक्ष से लेके आता है। कौन लेके आता है? सत्ता पक्ष लेके आता है, ठीक है। सत्ता पक्ष लेके आता है। क्यों लेके आता है? जब राज्यपाल उनको संबोधित करेगा, राज्यपाल उनको क्या करता है? संबोधित। राज्यपाल उनको, तो राज्यपाल संबोधित करके वापस चला जाता है तो फिर उनको धन्यवाद दिया जाता है, फिर उनको धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि यह सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा यदि पारित नहीं होता तो, पारित नहीं होता तो। नेक्स्ट है विशेषाधिकार प्रस्ताव। कौन सा? विशेषाधिकार। विशेष अधिकार है। आपको पता है सांसदों के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में? 105 में। एमएलए के विशेषाधिकार विधायकों के 194 में, ठीक है। तो इनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं
और इनके विशेष अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो ये विशेषाधिकार हनन का मामला उठाएंगे। हमारे विशेषाधिकारों का हनन हो गया तो ये मामला उठाते हैं। इसमें यह किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब सदस्य यह अनुभव करता है कि किसी मंत्री ने सही जानकारी नहीं दी, सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया है, झूठी जानकारी दी है, गलत सूचना दी है सदन में, ठीक है, और सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, ठीक है। यदि सदन को लगे, सदन के किसी सदस्य को लगे कि किसी मंत्री ने झूठी बात कही है, किसी सदस्य ने सदन में गलत सूचना दी है और उसे हमारे विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो गया, इससे हमारे विशेषाधिकारों का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, तब विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। तब क्या लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्यों लाया जाता है समझ में आ गया। निंदा प्रस्ताव, लास्ट प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। निंदा किसकी की जाती है, सरकार की। सरकार का मतलब मंत्री और प्रधानमंत्री सेंटर में, और राज्य में मंत्री और मुख्यमंत्री, इनसे मिलकर तो सरकार बनती है। तो निंदा किसकी होती है, सरकार की। तो ये निंदा कौन करेगा, सरकार खुद की खुद तो करेगी नहीं, तो विपक्ष वाले करेंगे। विपक्ष लाता है क्या, विशेष, कोई भी ला सकता है, विशेषाधिकार पक्ष सत्ता पक्ष भी ला सकता है और विपक्ष भी ला सकता है। क्यों, क्योंकि कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि इस मंत्री ने, इस सदस्य ने हमें झूठी जानकारी दी। क्या दी, झूठी जानकारी दी, ठीक है। किसी मंत्री ने तथ्यों को गलत प्रकट किया, गलत सूचना दी सदन में, सदन के एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकारों का इसे गलत सूचना देने से उल्लंघन हो गया, ठीक है। मोस्टली तो 90% तो 99% तो सत्ता पक्ष विपक्ष वाले लाते हैं कि उस मंत्री ने झूठी जानकारी दी, लेकिन कोई सदस्य दूसरी भी, कांग्रेस का सदस्य भी खड़ा होकर झूठी सूचना देता है तो उसके विरुद्ध भी लाया जा सकता है। 99% तो विपक्ष वाले लाते हैं कि मंत्री जी ने झूठी जानकारी दी, मंत्री जी ने झूठी जानकारी दी। लास्ट है निंदा प्रस्ताव, फिर अपने प्रस्ताव कंप्लीट। निंदा कौन करेगा, सरकार की निंदा विपक्ष वाले करेंगे, तो विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, विपक्ष द्वारा। कहां, विधानसभा में लाया जाता है, विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। बताओ, इस प्रस्ताव को लाने के लिए कारण बताना आवश्यक है। क्यों भाई, आप निंदा क्यों करना चाह रहे हो। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कारण बताना नहीं होता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव को लाने के लिए कारण बताना पड़ता है कि क्यों निंदा करना चाह रहे हो, कारण क्या है, क्यों मंत्री जी की, सरकार की निंदा कर रहे हो, तो कारण बताना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, जैसे अभी भी गुड्डा के खिलाफ बिल्कुल लाल डायरे वाला, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर यदि पारित हो गया तो क्या फर्क पड़ा, मेरी आलोचना हुई है, मेरी निंदा करी है, सरकार नहीं गिरेगी इससे। निंदा प्रस्ताव विपक्ष वाला लाता है और वो पारित भी हो गया ना तो सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, आलोचना करी, कर दी आलोचना करने वाले कर देते हैं, ठीक है। तो निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। हाँ, सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, सरकार नहीं गिरती है, सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन सरकार नहीं गिरती, सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सरकार की रेपुटेशन गिर जाएगी। हाँ, कोई मंत्री के विरुद्ध लाए या मुख्यमंत्री के विरुद्ध लाए कि निंदा करें उनकी, तो भाई मुख्यमंत्री की निंदा करा विपक्ष, तो हो सकता है उनकी प्रतिष्ठा गिर जाए, सरकार की प्रतिष्ठा गिर जाए, साख गिर जाए, लेकिन सरकार नहीं गिरती, सरकार नहीं गिरती। परंतु ऐसे मामले में सरकार को शीघ्र एक विश्वास प्रस्ताव लाकर सदन का विश्वास प्राप्त करना होता है। यदि निंदा हो रही है, क्या हो रही है, तो सरकार शीघ्र ही एक प्रस्ताव लेके आएगी। यदि सरकार की निंदा हो रही है तो सरकार शीघ्र ही एक विश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है या पूरी सरकार की भी निंदा की जा सकती है, ठीक है। एक मंत्री, केवल मंत्री की भी निंदा हो सकती है और पूरी सरकार की भी निंदा की जा सकती है। तो निंदा प्रस्ताव विपक्ष लाता है, अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष लाता है। निंदा प्रस्ताव विधानसभा में, अविश्वास प्रस्ताव भी विधानसभा में लाया जाता है, ठीक है। इस प्रस्ताव को लाने के कारण बताना आवश्यक होता है निंदा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, प्रतिष्ठा गिरती है लेकिन सरकार नहीं गिरती, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है, ठीक है। और यह एक मंत्री के विरुद्ध या पूरी सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, मंत्री के विरुद्ध नहीं। लेकिन निंदा प्रस्ताव केवल सिंगल मंत्री की भी निंदा हो सकती है या पूरी सरकार की भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 1.25 घंटे की अपनी क्लास थी। इसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार वापस पढ़ लेना, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, रिवाइज कर लेना आप, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।
प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न कितने पूछते हैं, तारांकित कितने पूछते हैं, कितने दिन की पहले सूचना दी जाती है, बजट सत्र में कितने पूछते हैं, सामान्य सत्र में कितने पूछते हैं, इस टाइप के प्रश्न आप अच्छे से देख के जाना। ठीक है, अभी समितियां पढ़ने बाकी है इसमें, कल अपन इसमें समितियां पढ़ेंगे, कल अपना ये टॉपिक पूरा कर लेंगे, कल अपना टॉपिक पूरा कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।